हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। चलिए बेटा, कल अपन ने यहाँ पर टॉपिक खत्म किया था बेटा प्रकार्यात्मक समूह। उसी के साथ में अपन ने सजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ा था। इसको आगे कंटिन्यूस करते हैं। आगे हम लेते हैं यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्या लेते हैं बेटा यहाँ पर? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखिए बेटा, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक की पहचान करने के लिए उस कार्बनिक यौगिक का क्या दिया जाता है बेटा? नाम दिया जाता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं। उन सभी कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों को क्या दिया जाता है बेटा? नाम। देखिए, ये नाम यहाँ पर दो प्रकार की पद्धतियों के अंतर्गत दिया जाता है। ऐसे तीन पद्धति लेते हैं हम यहाँ पर नामकरण की। एक आती है आपके पास रूढ़ पद्धति। क्या आती है बेटा? रूढ़ पद्धति। एक अपने पास आती है यहाँ पर साधारण पद्धति, और एक अपने पास आती है यहाँ पर IUPAC पद्धति। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की ये तीन पद्धतियां प्रचलित है यहाँ पर। सबसे पहली है रूढ़ पद्धति। देखिए, रूढ़ पद्धति में यहाँ पर यौगिक जहां से प्राप्त किया जा रहा है, जिस स्रोत से इसको हम प्राप्त कर रहे हैं, उसी स्रोत के आधार पर यहाँ पर उस यौगिक को क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें बेटा फॉर्मिक अम्ल की। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है बेटा लाल चींटी से। किससे प्राप्त होता है? लाल चींटी से प्राप्त होता है, और लाल चींटी को बोला जाता है फॉर्मिका। क्या बोला जाता है बेटा? फॉर्मिका। उसी फॉर्मिका के आधार पर यहाँ इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? फॉर्मिक अम्ल। यही रूढ़ पद्धति वाले जो कुछ यौगिक है, उनके नाम साधारण पद्धति में भी प्रचलित है। इनको हम साधारण पद्धति में भी प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साधारण पद्धति में सिंपल सा नाम है यहाँ पर साधारण भाषा में नाम देना। जैसे यहाँ पर एल्किल समूह के रूप में यहाँ पर इसको नाम दिया जाता। किस रूप में बेटा? एल्किल समूह के रूप में। दूसरी पद्धति अपने पास आती है यहाँ पर कौन सी बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पद्धति है वो अपनी कौन सी है बेटा? IUPAC पद्धति, जिसको हम बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। रूढ़ पद्धति, साधारण पद्धति केवल स्रोत के आधार पर, साधारण भाषा के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को क्या दिए जाते हैं? नाम दिए जाते हैं। लेकिन ये लोकल लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। इन लोकल लैंग्वेज के वर्ड का अर्थ यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ नाम देने के लिए एक पद्धति प्रचलित है, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर IUPAC पद्धति। देखिए बेटा, IUPAC पद्धति, IUPAC का फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म भी आती है बेटा आपके पास क्वेश्चन के रूप में। क्या है आपके पास? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये विश्व स्तर पर प्रचलित क्या है? कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति। अब इसी नामकरण की पद्धति को हम आगे बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद एक स्टेप के रूप में इस नामकरण पद्धति को हम क्या करेंगे बेटा? आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्लियर है यहाँ पर?
डिटेल से आपको किसके बारे में पढ़ना है बेटा? IUPAC पद्धति के बारे में। एक एक हम कार्बनिक यौगिक लेंगे और एक एक कार्बनिक यौगिक का हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? IUPAC नामकरण। क्लियर है यहाँ पर? आइए बेटा, सिंपल आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कौन सी पद्धति यहाँ पर मुख्यतः पढ़नी है? IUPAC पद्धति। कौन सी पढ़नी है बेटा? IUPAC पद्धति। देखिए बेटा यहाँ पर IUPAC पद्धति में हम सबसे पहले नामकरण लेते हैं बेटा एल्केन का। इसका नामकरण लेते हैं बेटा यहाँ पर एल्केन का। IUPAC में हम कौन से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण लेंगे बेटा? सबसे पहले एल्केन का। एल्केन का IUPAC नामकरण। एल्केन का IUPAC नामकरण। देखिए बेटा यहाँ पर एल्केन भी यहाँ पर दो प्रकार की होती है। एक होती है अशाखित, जिससे कोई अलग शाखाएं न निकली हुई, अशाखित। और एक होती है अपने पास बेटा यहाँ पर शाखित एल्केन, जिससे और शाखाएं यहाँ पर निकली हुई। शाखित और अशाखित एल्केन दोनों का हम नामकरण अलग अलग से करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी का करेंगे बेटा? अशाखित एल्केन का नामकरण। अशाखित का मतलब है कि कार्बन एक सीधी सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए होंगे। ऐसे एल्केन का आपको क्या करना है बेटा यहाँ पर? नामकरण। देखिए बेटा यहाँ पर अशाखित एल्केन के नामकरण का यहाँ पर हम सूत्र ज्ञात करें। सूत्र लिखिए तो सूत्र क्या होगा? अशाखित में सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला को दर्शाएंगे। कार्बन की श्रृंखला का आपको क्या लिखना है बेटा? नाम। और इस नाम में आपको यहाँ पर एक वर्ड जोड़ना है अनुलग्न के रूप में। यहाँ पर आपको वर्ड क्या जोड़ना है बेटा? एन। क्या जोड़ना है? अनुलग्न के रूप में आपको एन जोड़ना है। क्लियर है? चलिए, आपने क्या कहा यहाँ पर? कार्बन की श्रृंखला का नाम। तो देखिए बेटा कार्बन की श्रृंखला आपके पास एक कार्बन की हो सकती है, दो कार्बन की हो सकती है, तीन कार्बन की हो सकती है। तो इन कार्बन परमाणुओं की संख्या को इस IUPAC में विशेष नाम से पुकारा जाता है। अब वो विशेष नाम क्या है आपके पास? देखिए कि इस कार्बन की श्रृंखला में आपके पास कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? यहाँ पर एक। एक के लिए हम यहाँ पर वर्ड लेते हैं बेटा मैथ। क्या लेते हैं? मैथ। ऐसे ही कार्बन की संख्या यदि 2 है तो इसके लिए हम लेते हैं एन। अगर कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो इसके लिए हम लेते हैं प्रोप। अगर कार्बन की संख्या कितनी है? 4, तो इसके लिए हम लेते हैं बेटा ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसके लिए हम लेते हैं पेंट। अगर कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? 6, तो उसके लिए हम लेते हैं हेक्स। ऐसे ही देखिए यहाँ पर यदि कार्बन की संख्या 7 है तो उसके लिए हम लेते हैं हैप। ऐसे ही कार्बन की संख्या 8 है तो उसके लिए हम लेते हैं ऑक्ट। ऐसे ही कार्बन की संख्या 9 है तो उसके लिए हम लेते हैं नॉन। कार्बन की संख्या 10 के लिए हम लेते हैं बेटा डैक। और कार्बन की संख्या 11 के लिए लेते हैं बेटा यहाँ पर एका डैक। डैक से एक ज्यादा। ऐसे कार्बन की संख्या यदि 12 है तो उसके लिए लेते हैं दो डैक, यानी कि
डैक से कितने ज्यादा बेटा यहाँ पर 2। क्लियर है कि कार्बन की श्रृंखला यदि एक कार्बन की है तो मेथ, 2 कार्बन की है एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए आपको क्या लेना है हेक्स। इसी प्रकार 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए एकाडेक और 12 के लिए हम क्या लेंगे बेटा दो डेक। क्लियर है यहाँ पर। अब भाई कार्बन की श्रृंखला आ गई और उस श्रृंखला में आपको क्या जोड़ना है बेटा एन वर्ड जोड़ना है। जैसे मैथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा मेथेन, एथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा एथेन, ऐसे ही डेक में जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा डेकेन। इस प्रकार आपको यहाँ पर इस अशाखित एल्केन का क्या मिल जाएगा बेटा IUPAC नाम। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपके पास है CH4, दूसरा है CH3, तीसरा है CH3, CH2, CH3, ऐसे ही चौथा है CH3, CH2, CH2, CH3, ऐसे ही मैंने लिया यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH3। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले का नाम देखें, यहाँ पर फर्स्ट वाले में कितने कार्बन की चेन है बेटा आपके पास केवल एक कार्बन की। एक कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर मैथ, और मैथ में आपको क्या जोड़ना है एन, तो नाम क्या होगा बेटा इसका मैथेन। क्लियर है। ऐसे ही दूसरे में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको बेटा 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 के लिए हम क्या लेंगे एथ, एथ में क्या जोड़ना है बेटा एन, तो नाम क्या होगा यहाँ पर एथीन। ऐसे ही देखिए यहाँ कितने कार्बन है 3, 3 के लिए हम क्या लेंगे बेटा यहाँ पर प्रॉप, क्या लेंगे प्रॉप, प्रॉप में क्या जोड़ना है बेटा आपको यहाँ पर एन, तो नाम क्या होगा बेटा प्रोपेन। ऐसे ही देखिए 4 कार्बन के लिए आपको क्या लेना है बेटा ब्यूट, ब्यूट में क्या जोड़ोगे एन, तो नाम क्या होगा बेटा ब्यूटेन। ऐसे ही यहाँ कितने कार्बन की है बेटा टोटल 7 की, यहाँ पर 7 के लिए आप क्या लेते हो बेटा हेप्ट, और हेप्ट में आपको क्या जोड़ना है बेटा एन, तो नाम क्या होगा बेटा यहाँ पर हेप्टेन। क्लियर है यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर नामकरण है। याद करने लायक चीज क्या है बेटा यहाँ पर कि आपको कार्बन की संख्या का नाम पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत बेटा इसमें। ये आपके पास केवल किसका नामकरण आया है अशाखित एल्केन का IUPAC नामकरण। अब किस पे बढ़ेंगे बेटा यहाँ पर शाखित एल्केन का IUPAC नामकरण। शाखित का मतलब ये है कि ये जो आपके पास सीधी श्रृंखला है इससे और शाखाएं बाहर निकली हुई होगी, और शाखाएं यहाँ पर बाहर निकली हुई होगी, उनका कैसे नामकरण करना है वो आगे बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अच्छा नेक्स्ट हमें नामकरण लेना है शाखित एल्केन का IUPAC नाम। शाखित एल्केन का IUPAC नामकरण वही देखिए बेटा यहाँ पर जैसे आपने अशाखित एल्केन में एक फॉर्मूला लिखा, वैसे ही हम शाखित एल्केन में भी इस नामकरण का क्या लिखेंगे बेटा एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं
प्रतिस्थापी का स्थान क्या होता है अभी बताएंगे। दूसरा है यहाँ पर प्रतिस्थापी का नाम। तीसरा हम लेते हैं कार्बन की श्रृंखला का नाम। और ये श्रृंखला आपको कौन सी लेनी है बेटा? मुख्य कार्बनिक श्रृंखला कौन सी होगी इसके बारे में भी बताएंगे। फिर मैं आपको वर्ड क्या जोड़ना है बेटा? अनुलग्न के रूप में है। इस प्रकार हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए यहाँ पर हम साखित एल्केन का क्या लिखेंगे बेटा? IUPAC नामकरण। एक के बाद एक पॉइंट आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसमें ये आ रहा है वर्ड कि कार्बन की श्रृंखला का नाम। चलिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए तो आप नाम लिख सकते हो, लेकिन अपने पास ये पता नहीं है कि वो कार्बन की श्रृंखला मुख्य कौन सी होगी। तो सबसे पहला रूल यहाँ पर क्या आता है बेटा? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे पहली बात क्या आती है कि आपके पास मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी। तो इसके लिए हम चलेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर कि सबसे लंबी सीधी कार्बन श्रृंखला। सबसे लंबी सीधी कार्बन श्रृंखला मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। क्या कहा आपने यहाँ पर कि सबसे लंबी सीधी आपके पास क्या है बेटा? कार्बन श्रृंखला। तो वो कार्बन श्रृंखला आपकी क्या होगी बेटा? यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक कंपाउंड लेते हैं, ये आपके पास कोई यौगिक है भाई, सीधी सीधी के साथ इसमें एक शाखा भी जुड़ी हुई है, यानी ये किसमें आ गया बेटा? साखित एल्केन में। यानी इसका नाम आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। इसके अकॉर्डिंग लिखने के लिए आप सबसे पहले किसका चयन करोगे? मुख्य कार्बन श्रृंखला का। तो चयन के लिए सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपको पहले सबसे लंबी क्या देखनी है बेटा? सीधी कार्बन श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी कार्बन श्रृंखला हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? एक तो ये हो सकती है, और एक आपके पास कौन सी हो सकती है बेटा? यहाँ पर ये हो सकती है बेटा। यहाँ पर देखिए आपके पास रेड वाली जो दिख रही है उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें कितने कार्बन है बेटा? 7। जबकि यहाँ पर ब्लू वाली में देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6। कितने हैं बेटा? 6। तो आपका रूल क्या कहता है? आपको सबसे लंबी लेनी है। तो सबसे लंबी कितने कार्बन की हुई बेटा? इसमें 7 कार्बन की। यानी ये आपकी कार्बन श्रृंखला क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला। और इस मुख्य कार्बन श्रृंखला से आपके पास ये जो समूह है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस समूह को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे इसे? प्रतिस्थापी। ये जो आपके पास 6 कार्बन की आई, ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन इस कार्बन श्रृंखला से क्या है बेटा? कम है। क्लियर है? तो पहला रूल क्या कह रहा है आपके पास कि आपको क्या करनी है बेटा? सबसे लंबी सीधी कार्बन श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयनित करना है। क्लियर है?
इसी में हम दूसरा रूल पढ़ते हैं कि आपने ये कहा कि यदि दो कार्बन श्रृंखलाओं में आपके कार्बन की संख्या क्या हो, समान हो, दो श्रृंखलाओं में कार्बन की संख्या क्या हो, समान हो, तो उस परिस्थिति में हम ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अन्य शाखाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़ी हुई। क्या कहा आपने यहां पर कि यदि दो कार्बन श्रृंखलाओं में कार्बन परमाणु की संख्या समान है तो अधिकतम शाखा युक्त श्रृंखला क्या होगी बेटा, आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। जिसमें अन्य शाखाएं ज्यादा होगी वो आपकी क्या होगी बेटा, यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला। जैसे देखिए आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, आपके पास कंपाउंड है देखिए इसमें देखिए आपके पास यहाँ पर एक कार्बन श्रृंखला की सीधी सीधी ये हो सकती है, कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने की बेटा यहाँ पर 8। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं आएगा, इक्वल हो गए। देखिए आपके पास यहाँ पर इसमें देखिए कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए इसमें कितने हो गए बेटा, 9। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आपके पास एक और है, इस वाले की बात करें और इसमें मैंने कार्बन और ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए ये आपके पास समूह है, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखिए बेटा आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब दोनों में ही कितने कितने कार्बन है बेटा, 9 कार्बन है, यानी दोनों ही मुख्य हो सकती है। तो इस परिस्थिति में आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी है बेटा, अधिकतम शाखा युक्त। तो आपके पास जो ब्लू वाली है उसमें शाखाएं देखिए, एक तो ये जुड़ी हुई और एक आपके पास ये वाली शाखा, दो ही जुड़ी हुई है इससे बाहर, एक तो इधर की तरफ रही आउटसाइड में इस ब्लू लाइन के अंदर के बाहर की तरफ और एक ये वाली रही। कितनी शाखाएं हैं ब्लू वाली में, 2 शाखा। कितनी शाखा है बेटा यहाँ पर, 2 शाखा है, क्लियर है। जबकि रेड वाले में देखिए आपके पास यहाँ पर कितनी शाखाएं हैं, एक तो ये वाली, ऐसे रेड वाले के बाहर ये वाली और एक ये वाली, इसमें शाखा कितनी है बेटा, 3। शाखा कितनी है बेटा, इसमें 3 है। तो आपने क्या रूल बताया कि अधिकतम शाखा युक्त श्रृंखला क्या होगी बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो रेड वाली आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं होगी क्योंकि इसमें शाखा कितनी है बेटा, केवल 2 ही, जबकि इसमें कितनी आ रही है आपके पास, 3। क्लियर है। ये आपके पास 2 रूल है,
किसको चयनित करने की बेटा, यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला को चयनित करने के लिए। क्लियर है। अब आपके पास मुख्य कार्बन श्रृंखला मिल गई हुई 7 कार्बन की, 9 कार्बन की, 5 कार्बन की, 4 कार्बन की। अब इसमें आपको क्या जोड़ देना है, N जोड़ देना है, तो आपके पास उस कार्बन श्रृंखला का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अब बात रही यहाँ पर, देखिए कौन से समूह है की बेटा, प्रतिस्थापी समूह है की। किसकी बात रही बेटा, प्रतिस्थापी समूह है की। तो देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि आपके पास यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह है क्या है, प्रतिस्थापी समूह। सबसे पहली बात क्या है आपके पास यहाँ पर कि प्रतिस्थापी समूह है क्या है। देखिए बेटा यहाँ पर कि मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए, मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए अन्य शाखाएं, मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ी हुई अन्य शाखाएं क्या कहलाती हैं बेटा, प्रतिस्थापी समूह। मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ी हुई जो अन्य शाखाएं हैं, वो अन्य शाखाएं आपकी क्या कहलाती है बेटा, यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह है। क्लियर है। अब इस प्रतिस्थापी समूह का आपको नाम कैसे लिखना है, बहुत सारी शाखाएं हो सकती है और अलग अलग शाखाओं का यहाँ पर अलग अलग नाम लिया जाता है। ये नाम केवल आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास ये प्रतिस्थापी समूह हो सकता है R। R को हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर एल्किल। R को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर एल्किल समूह है। क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल समूह है। ये आपका क्या है बेटा, प्रतिस्थापी। और ये प्रतिस्थापी का क्या है बेटा, यहाँ पर नाम। तो आपके पास R का मतलब है कि एक कार्बन का समूह, 2 कार्बन का समूह है। आप कौन कौन से हो सकते हैं देखते जाइए। आपके पास CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, CH2 CH2 CH3 हो सकता है। ऐसे ही CH CH3 CH3 हो सकता है। ऐसे ही CH2 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 CH3 हो सकता है। ऐसे ही आपके पास CH2 CH CH3 CH3 हो सकता है। ऐसे ही आपके पास CH3 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 हो सकता है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर और समूह हो सकते हैं, यहाँ ले लेते हैं CH2 C CH3 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 हो सकता है। या फिर आपके पास हो सकता है C6H। क्लियर है। यहाँ पर देखिए बेटा, आपके पास पहला एक कार्बन का जो समूह आ रहा है, इसका नाम है बेटा मैथ। एक कार्बन के लिए मैथ, और उसमें इल जोड़ना है, नाम होगा उसका बेटा क्या, मैथ। ऐसे ही 2 कार्बन के लिए एथ, और एथ में आपको क्या जोड़ना है बेटा, इल, तो नाम होगा एथ। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 3 के लिए आप क्या लोगे, प्रॉप में इल जोड़ा तो क्या नाम हुआ बेटा, प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ देखिए कितने कार्बन नजर आ रहे हैं बेटा आपको, 3 के लिए वो ही क्या होगा बेटा, प्रॉप में आप इल जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा, प्रोपेन। लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है कि 2 अलग अलग शाखाओं का नाम एक जैसा हो। तो देखिए बेटा, इनमें विभेद करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर यदि कार्बन की श्रृंखला सीधी सीधी जुड़ी हुई है, तो हम इस नाम के पहले पूर्व लग्न के रूप में एक वर्ड जोड़ते हैं एन। ये एन बताता है कि आपके पास जो शाखा है, उस शाखा में कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं।
ऐसे ही देखिए यहाँ पर यदि आपके पास कार्बन कुछ इस समूह में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार का आपको यहाँ पर कहीं समूह नजर आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं बेटा आइसो। क्या लेते हैं यहाँ पर? आइसो। इस समूह को अपने आप में क्या बोलते हैं बेटा? आइसो बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा आपके पास यहाँ पर देखिए इन सब में कितने कितने कार्बन हैं? 4 यानी 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर? ब्यूटिल। अब चारों के नाम तो सेम हो नहीं सकते, ये तीनों चारों के नाम सेम तो नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको विभेदित। वही आपके पास ये सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं, तो सीधे सीधे के लिए आप क्या वर्ड लोगे बेटा? N-ब्यूटेन। ऐसे ही यहाँ पर आपको ऐसा समूह नजर आ रहा है, कौन सा वाला बेटा? आइसो वाला। और आइसो में कितने कार्बन हो गए? टोटल 4, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? आइसोब्यूटिल। यहाँ 3 थे इसलिए आइसोप्रोपिल बोल दिया, यहाँ आइसो के साथ 4 कार्बन आ गए तो आइसोब्यूटिल बोल दिया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है वो कौन सा डिग्री है बेटा? इसे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3, इसलिए इसको हम बोलेंगे बेटा 3 डिग्री। और 3 डिग्री को अपन बोलते हैं तृतीयक। क्या बोलते हैं बेटा? तृतीयक ब्यूटिल। तृतीयक वर्ड की जगह आपका TER टर्शरी भी लिखा हो सकता है, टर्शरी ब्यूटिल भी आपका लिखा हुआ हो सकता है। क्लियर है? ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ ऐसा समूह है नजर आ रहा है, कितने कार्बन का बेटा? यहाँ पर 5 कार्बन का। देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बेटा नियो, NEO, नियो। 5 के लिए हम लेंगे बेटा पेंटेन। 5 के लिए हम क्या लेंगे? पेंटेन। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है? C6H5, इसको हम बोलते हैं बेटा फेनिल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? फेनिल। क्लियर है? इसके अलावा देखिए प्रतिस्थापी समूह के रूप में आपके पास और भी आ सकते हैं, जैसे आपके पास आ सकते हैं बेटा हैलोजन। हैलोजन को हम लेते हैं हैलो, जैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडीन। एग्जाम्पल जैसे हम ले लें यहाँ पर Cl को अपन क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरो बोलेंगे। अच्छी समझ में यहाँ पर हैलो को हम हैलो के रूप में, हैलोजन को हम हैलो के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही आपके पास क्या आ जाए बेटा? NO2, तो इसको हम बोलेंगे बेटा नाइट्रो। क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रो। ऐसे ही देखिए आपके पास यदि OR आ जाए, क्या जाए? OR, तो इसको हम बोलते हैं, R आपका एल्किल समूह है और इसमें एक वर्ड जोड़ते हैं एल्कोक्सी। ऑक्सी यहाँ पर समूह इसके साथ में आ रहा है, जैसे OCH3 अगर आपके पास है तो इसे अपन बोलेंगे बेटा एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी। ऐसे ही आपके पास आ जाए OCH2CH3, तो इसे अपन बोलेंगे बेटा एथॉक्सी। अगर आपके पास OC6H5 आ जाए तो इसे हम बोलेंगे बेटा फिनॉक्सी। क्या बोलेंगे बेटा इसे? फिनॉक्सी। क्लियर है यहाँ पर? तो ये आपके पास कुछ प्रतिस्थापियों के क्या है बेटा? यहाँ पर नाम है। ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे कि कौन से समूह को कौन सा नाम दिया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर? इसके आगे का पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से याद करके रखना है। क्लियर है यहाँ पर? थैंक यू।